वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का आज का हमारा ये चौथा लेक्चर होने वाला है दोस्तों। तो इन 4 लेक्चर्स में और आज के चौथे लेक्चर में हम इन सारे स्ट्रक्चर्स को एक बार देख लेते हैं कि बराबर सब चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके, चल रहा है। तो इस चौथे लेक्चर में आज हम सब मॉडुलस या हुक्स लॉ के बारे में सारे डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले एक बार 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं कि एग्जैक्टली हमने इसके पहले पढ़ा क्या है। हमने इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ा है। व्हाट इज इलास्टिसिटी? इट इज द प्रॉपर्टी और टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड ओरिजिनल साइज। इट इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। बॉडी जो उसको रिगेन करेगी वो होगी इलास्टिक बॉडी। अब इस इलास्टिक बॉडी के लिए हमने 2 मेजर पिलर्स कहे थे और 2 मेजर स्ट्रक्चर्स कहे थे। एक था स्ट्रेस, दूसरा था स्ट्रेन। व्हाट वाज स्ट्रेस बेटा? स्ट्रेस था इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। इट वाज रेफर्ड एज स्ट्रेस। सो उसके 3 टाइप हमने बनाए थे। पहला था लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, दूसरा था वॉल्यूम स्ट्रेस, तीसरा था शियरिंग स्ट्रेस। और स्ट्रेन यानी चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन, ये हो गया स्ट्रेन। तो इसके भी 3 टाइप हमने बनाए थे। वैसे 4 बनाए थे लेकिन 3 बेसिक टाइप थे। पहला था लॉन्जिट्यूडिनल, दूसरा था वॉल्यूम, तीसरा था शियरिंग। ओके बेटा, अब देखिए आज हम हुक्स लॉ की मदद से हम हुक्स लॉ और सारे मॉडुलस, मॉडुलस का मतलब होता है बेटा कांस्टेंट। हमेशा याद रखिए, मॉडुलस यानी क्या? कांस्टेंट, यानी हम इसे यूज कर सकते हैं। तो उसको हम क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए हमारा पूरा मोटिव सब तरफ फिजिक्स का क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाना। यही मेरा मोटिव है। मैं इसे कंप्लीट करता रहूंगा, रोज एक लेक्चर आपके सामने लाता रहूंगा। तो बेटा देख लीजिए, सबसे पहले हम चलते हैं बेटा हुक्स लॉ की तरफ। एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक करके। रॉबर्ट हुक, इन्होंने एक हुक्स लॉ सेटअप किया। उन्होंने कहा विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब विद इन इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है? समझ लीजिए मेरे पास एक रबर है। इस रबर को मैं स्ट्रेच करता हूं और छोड़ देता हूं। मैं स्ट्रेच करता हूं और छोड़ने के बाद में ये नॉर्मल ओरिजिनल डायमेंशन को आ जाता है, यानी तब तक ये कौन सी लिमिट है? इलास्टिक लिमिट है। अब मैं इसे खींचते रहता हूं। अब मैंने इसे खींच लिया और ये क्या हो गया बेटा? ब्रेक हो गया। यानी ये ब्रेक क्यों हुआ? क्योंकि मैंने इसकी क्या क्रॉस कर दी? इलास्टिक लिमिट मैंने क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया। यानी फिर से एक बार देखिए, एक टुकड़ा हमारे पास है। इस टुकड़े को मैं खींचता हूं, छोड़ता हूं, फिर से ओरिजिनल डायमेंशन तक आ गया। अब मैं इसे खींचता हूं, कंटिन्यूअसली खींचता रहूंगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ब्रेक हो जाएगा। यानी ये कहां पे मैं अचीव कर गया? इलास्टिक लिमिट को मैंने क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। यानी हम इजीली कह सकते हैं कि अगर इलास्टिक लिमिट का मतलब है कि जहां तक स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे को कैसे प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसे हम क्या कह सकते हैं? इलास्टिक लिमिट। और इस इलास्टिक लिमिट में कहा गया कि ग्राफिकली अगर हम निकालने की कोशिश करें, आप ग्राफ थोड़ा सा बड़ा भी निकाल सकते हैं। समझ लीजिए मैंने एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन लिया और वाई एक्सिस पे स्ट्रेस ले लिया, तो दिस इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, कि भाई ये दोनों एक दूसरे को कैसे है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैथमेटिकली इसको लिखेंगे हम, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर मैं निकालूंगा, मुझे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा बेटा, और कांस्टेंट जो मैं इंट्रोड्यूस करूंगा वो होगा ई। ई हमारा कांस्टेंट है, लेकिन ई को हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कह सकते हैं, यानी कांस्टेंट ऑफ इलास्टिसिटी। ई को मैंने क्या कह दिया? मॉड्यूलस, यानी कांस्टेंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो ई का फॉर्मूला बन गया स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब देखिए बेटा, अगर ई का फॉर्मूला स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है तो यूनिट तो स्ट्रेन इज यूनिटलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, कल के लेक्चर में हमने देख लिया है। और यूनिट हमारे पास क्या मिल जाता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस का यूनिट जो है वही कांस्टेंट ऑफ इलास्टिसिटी यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट बनेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन कितने स्ट्रेस है आपके पास? 3। कितने स्ट्रेन है आपके पास? 3। तो 3 मॉडुलस बनेंगे ना। पहला स्ट्रेस कौन सा है? लेंथ रिलेटेड। दूसरा स्ट्रेस है आपका वॉल्यूम रिलेटेड। तीसरा स्ट्रेस है आपका शेप रिलेटेड। तो हमने पहला लेंथ रिलेटेड मॉडुलस निकाला, उसे कहा गया यंग्स मॉडुलस। दूसरा वॉल्यूम रिलेटेड मॉडुलस निकाला, उसे कहा गया बल्क मॉडुलस। और तीसरा शेप रिलेटेड मॉडुलस निकाला, वो हो गया हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यानी क्या? यंग्स मॉडुलस को डिफिनेशन कैसे मिलेगी? रेशियो ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस टू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस की डिफिनेशन क्या बनेगी? रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की डिफिनेशन क्या बनेगी? रेशियो ऑफ शियरिंग स्ट्रेस टू द शियरिंग स्ट्रेन।
हो गए बेटा अपने तीनों मॉडुलस। तो एक बार हम एक एक मॉडुलस को सेपरेटली क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, फिर हम उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए बेटा कि समझ में आ रहा है, और आपके सारे दोस्तों तक इस चैनल को पहुंचा दीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। चलो यंग्स मॉडुलस के बारे में देखते हैं। यंग्स मॉडुलस क्या है, वाई से इंडिकेट होगा, और ये एक रिजिड सपोर्ट है, वायर है जिसकी ओरिजिनल लेंथ थी एल, और स्मॉल एल इसकी कौन सी लेंथ है जो चेंज हुई थी, और एफ हो गया हमारा फोर्स हो गया। तो इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है ना, तो रेशियो ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस टू द लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, इट इज कॉल्ड एज यंग्स मॉडुलस। यानी y इज इक्वल्स टू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस कितना है, f अपॉन a अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या है, l अपॉन l, यानी fl अपॉन al। ओके, fl अपॉन al। अब इसे अगर हम अच्छे से लिखेंगे तो क्या मिलेगा, mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर एल, क्योंकि f को हम क्या लिख सकते हैं mg, और पाई आर स्क्वायर क्या बन गया हमारा एरिया। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला हमारे पास मिल गया mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। इसका भी जो यूनिट होगा बेटा, वो यूनिट क्या बनेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसमें तो चेंज आ ही नहीं रहा है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही उसका यूनिट आएगा, क्योंकि स्ट्रेन का तो यूनिटलेस क्वांटिटी आएगी। तो ये हो गया कौन सा मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू लेंथ। ओके, तो दूसरा अगर मॉडुलस यहां पे आ जाएगा, बल्क मॉडुलस अगर आ गया तो किससे रिलेटेड होगा, वॉल्यूम से रिलेटेड होगा। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन, इट इज कॉल्ड एज बल्क मॉडुलस। सेम फॉर्मूला डिफाइन होगा, एक बार वो भी देख लेते हैं। चलो एक बार बल्क मॉडुलस देख लेते हैं। बल्क मॉडुलस रिलेटेड टू वॉल्यूम, यानी समझ लीजिए इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास v है, और चेंज होके वॉल्यूम आ गया dv, f हो गया हमारा फोर्स हो गया। तो हम क्या कहेंगे, रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन, टू इज कॉल्ड एज बल्क मॉडुलस। वॉल्यूम स्ट्रेस की वैल्यू हम लिख सकते हैं f अपॉन a, वॉल्यूम स्ट्रेन हो गया dv अपॉन v। f अपॉन a के बजाय हम dp लिख सकते हैं बेटा, dp एट चेंज इन प्रेशर। तो ये फॉर्मूला बनेगा dp अपॉन dv अपॉन v। सो k इज इक्वल्स टू v इंटू dp अपॉन dv, क्योंकि ये v कहां चला गया, न्यूमरेटर को चला गया, तो फॉर्मूला आ गया v dp अपॉन dv। इसका भी यूनिट क्या मिलेगा हमारे पास, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्ट्रेन का कोई यूनिट ही नहीं है। तो ये हो गया बल्क मॉडुलस, को किससे रिलेटेड है, वॉल्यूम से रिलेटेड है। ऐसे ही कौन सा होगा हमारे पास, शियरिंग मॉडुलस, यानी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जो किससे रिलेटेड होगा, शेप से रिलेटेड होगा। एक बार उसे भी देख लेते हैं। चलो तीसरा और आखिरी एक मॉडुलस देखेंगे, वो है हमारा बेटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जैसे ये हो गया लेंथ, ये हो गया वॉल्यूम, ये होगा शेप। तो रिजिडिटी इसलिए मॉडुलस ऑफ शेप नहीं लिखा जाता है, उसे लिखा जाता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, क्योंकि ये डिटरमाइन करता है रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल। तो हमें इस पे तो डिटेलिंग में इंजीनियरिंग साइंसेस में बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन अभी तो हमें उसका काम नहीं है। हम सिर्फ एक डेफिनेशन बनाएंगे, इट इज द रेशियो ऑफ शियरिंग स्ट्रेस टू द शियरिंग स्ट्रेन, इट इज कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये जो सिंबल है ये एन नहीं है, ईटा कहते हैं। एन को थोड़ा सा हमने टिल्ट कर दिया है, ईटा करके सिंबल होता है। शियरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला हमारे पास एफ अपॉन ए एज इट इज है। शियरिंग स्ट्रेन क्या था, थीटा था। अगर आपको याद है कल का हमने लेक्चर था, डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक है। एफ अपॉन क्या बना, ए थीटा, ये यूनिट हो गया हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का। इसका भी यूनिट बनेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और फॉर्मूला बनेगा एफ अपॉन ए थीटा। अब तीनों फॉर्मूला एक बार रिपीट करके हम यहां पे लिखेंगे। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला बना था हमारा mg अपॉन पाई आर स्क्वायर स्ट्रेस था, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल हमारे पास स्ट्रेन था, तो mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। यहां पे बना था vdp अपॉन dv, और ये बना था हमारे पास f अपॉन ए थीटा। ये तीनों मॉडुलस हमारे पास बन गए। ये तीनों मॉडुलस जब बन जाते हैं तो हमारे पास चैप्टर के बहुत सारे कांस्टेंट या बहुत सारे रेशो जमा हो जाते हैं बेटा। तो आपको लेक्चर तो अच्छा लगा ही होगा और समझ में भी आया होगा। इसके आगे इसके जो 2-3 लेक्चर्स आने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस है। वो एक्सप्रेशंस हम इन सब को क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे और एक अच्छा सा एक्सप्रेशन वहां पे बनाएंगे। तो होपफुली आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। आप सब तरफ भेजिए, आपके 11th के दोस्तों को लेक्चर एक बार भेज दीजिए ताकि वो भी पढ़ सके, और हम सबकी हेल्प करेंगे बेटा। मैं पढ़ाता रहूंगा, आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।